मैकेनिक्स पढ़ेंगे आप लोग, हाँ, मैकेनिक्स। इसमें क्या क्या आता है आप लोग पढ़ेंगे? मोशन इन वन डायमेंशन। किताब देखे होंगे तो आप लोग को पता चलेगा, मोशन इन वन डायमेंशन। उसका बाद क्या आता है टॉपिक? मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन, ठीक है। इसमें फिर क्या आ जाता है, इसमें आप लोग देखेंगे सर्कुलर मोशन आएगा, सर्कुलर मोशन आता है, सर्कुलर मोशन। और क्या आएगा टॉपिक्स? प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। ओके, सो मोशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, जैसे वन डायमेंशनल अगर मोशन हो तो कैसा होगा, मोशन इन ए प्लेन जब होगा तब कैसा होगा, किस तरीका होगा। तो ये टॉपिक को होल हम लोग कहेंगे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, इसको कहा जाता है काइनेमेटिक्स। स्टडी ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन इज नोन एज काइनेमेटिक्स, ठीक है। इसमें हम लोग मोशन के कॉज के बारे में हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, क्यों ऐसा मोशन हो रहा है इस टॉपिक को नहीं स्टडी करेंगे। बट अगर ऐसा होता है तो क्या हो, जैसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड अगर कोई मोशन हो तो उसमें कुछ कैलकुलेशंस वगैरह आप लोग को दिया जाए तो आप लोग फॉर्मूला से कर सकते हैं। सो इसमें हम लोग को बोल दिया गया है कि हमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है एंड देन वी आर कैलकुलेटिंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। मगर क्यों ऐसा हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका बारे में हम लोग स्टडी नहीं करेंगे अगर, तब वो बन जाता है काइनेमेटिक्स का पार्ट। मोशन स्टडी करने बट द कॉज ऑफ मोशन वी आर नॉट स्टडी, ठीक है। इसका बाद जो आता है हम लोग का, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्क्राइब व्हाट इज मोशन एंड देन उसका बाद चैप्टर आता है हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उसका बाद आता है कि मोशन का कॉज लोग के स्टडी करना, क्यों ऐसा मोशन हो रहा है हमारा, इसका बारे में स्टडी करना, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो दिस इज पार्ट ऑफ डायनामिक्स, इसको हम लोग कहेंगे डायनामिक्स, ठीक है। तो एक बन गया काइनेमेटिक्स और एक बन गया हमारा डायनेमिक्स। यहाँ पे आप लोग को न्यूटन्स लॉ के बारे में पता चलेगा, न्यूटन्स लॉ, वेरियस कंजर्वेशन ऑफ लॉ, कंजर्वेशन लॉस के बारे में आप लोग को स्टडी करना पड़ेगा एंड हाउ टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ इन वेरियस सिचुएशन, इसका भी हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। उसका बाद आएगा आप लोगों का जो आता है आप लोग का वर्क पावर एंड एनर्जी ना, वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी, एनर्जी, ठीक है, राइट। वर्क एंड एनर्जी आप लोग स्टडी करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑल्टरनेट फॉर्मुलेशन, ऐसे लॉज, न्यूटन्स लॉज से आप लोग डायनेमिक स्टडी कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का क्यों ऐसा मोशन हो रहा है उसको पता लगा सकते हैं। अनदर व्यू पॉइंट इज स्टार्ट फ्रॉम एनर्जी, एनर्जी से भी हम लोग मगर काफी सारा डायनेमिकल एस्पेक्ट के बारे में हम लोग को पता चल सकता है, राइट। तो बोथ दीज आर पार्ट्स ऑफ डायनेमिक्स। उसका बाद जो आएगा, देखिए आप लोग यहाँ तक जो पढ़ेंगे दैट इज फॉर ए, वी विल डिस्क्राइब इट फॉर ए सिंगल पार्टिकल, वन पार्टिकल ऑब्जेक्ट, वन पार्टिकल, एक पार्टिकल के ऊपर ही हम लोग स्टडी कर रहे हैं, पार्टिकल को ऊपर फोर्स लग रहा है, उसका कितना एक्सेलरेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है। एक पार्टिकल या कोई एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है आपका, कोई एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जहाँ पे काफी सारा पार्टिकल्स रहेंगे, बट द ऑब्जेक्ट एज ए होल इज मूव, द ऑब्जेक्ट मूव्स एज ए होल, इसमें ऑब्जेक्ट मूव्स एज ए होल, फर्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे जो ऑब्जेक्ट मूव्स एज ए होल, ऐसे। उसका बाद जो आता है हमारा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट आएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है वो, क्लास 11 में ही आता है, दैट इज द स्टडी ऑफ द सिस्टम ऑफ मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। मोशन, एक पार्टिकल का मोशन के लिए आप लोग स्टडी कर लिए, मगर जो हम लोग वास्तव में जो हम लोग जो देखते हैं ना, जो जिस चीज का मोशन हो रहा है, जैसे चक्का का, बस का टायर घूम रहा है, या आप लोग देखे होंगे कि फुटबॉल रोल हो रहा है या चक्कर काट रहा है, जो भी मोशन आप लोग देखेंगे तो दैट इज नॉट ए सिंगल पार्टिकल, उसमें एक पार्टिकल ऐसे तो नहीं है, उसमें लाखों करोड़ों पार्टिकल्स रहते हैं। जो भी आप लोग देखेंगे जिसका मोशन आप लोग वास्तव में स्टडी करते हैं, जो भी आपका आंख का सामने आपको दिखता है, जैसे टेबल चेयर हो गया, पेन पेंसिल हो गया, जो भी आप लोग को दिख रहा है ना, तो दिस इज नॉट ए सिंगल पार्टिकल, एक पार्टिकल वाला नहीं,
इसमें काफी सारा पार्टिकल्स है। अभी अगर ऐसा वाला कुछ ऑब्जेक्ट का हमको मोशन स्टडी करना है, सिंगल पार्टिकल के लिए हम लोग स्टडी कर सकते हैं, मगर अगर एक सिस्टम में काफी सारा पार्टिकल्स हो जाए, कुछ चीजें हम लोग को और भी स्टडी करनी पड़ती है, उसको हम लोग कौन चैप्टर में स्टडी करेंगे? मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मतलब एक साथ अगर काफी सारा पार्टिकल्स रहे, उससे अगर कुछ ऑब्जेक्ट तैयार होता है, तो उनका मोशन अगर हमको स्टडी करना पड़े, तो दैट वी मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे एक को मजा एक 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग स्टडी करेंगे, दैट इज दी कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट हम आउटलाइन दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ। ठीक है, तो हम लोग का क्या प्लान रहेगा? पहले हम लोग यूनिट डायमेंशन पढ़ रहे हैं, बेसिक कुछ चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक पर्टिकुलर एक छोटा सा एक पार्टिकल है या एक ऑब्जेक्ट है जो जिसमें काफी सारा पार्टिकल्स है, मगर उस पार्टिकल्स का एक ऐसे मूवमेंट हो रहा है जैसे एक उसमें एक ही पार्टिकल हो। इट सीम्स लाइक द मोशन ऑफ ए सिंगल पार्टिकल। जैसे एक बक्सा है सपोज, जैसे आपका पास एक एक यहाँ पे फ्लोर है, ये है मिट्टी में एक बॉक्स को आप ठेल रहे हैं, राइट? यू आर पुशिंग दैट बॉक्स, यहाँ से फोर्स लगा के आप पुश कर रहे हैं बॉक्स को, ये बन गया आपका बॉक्स। तो ये बॉक्स कैसे, ये बॉक्स अगर सिंपली ऐसे चलते रहे, ट्रांसलेशन हो ना, सीधा ऐसे जा रहे, तो चूंकि वो बॉक्स में काफी सारा पार्टिकल्स है, मगर आपको लगेगा वो बस एज इफ एक सिंगल पार्टिकल आप एक फोर्स की वजह से आप सीधा सीधी मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें सिंगल पार्टिकल का जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सेम इक्वेशन, सेम फोर्स, सेम टेक्निक्स हम लोग अप्लाई कर पाएंगे, राइट? मगर अगर ऐसा हो जाता है कि बॉक्स का धक्का दिया, बॉक्स घूमने स्टार्ट कर दिया, ये पलटी खा रहा हो, बॉक्स को आप जोर से धक्का दिए कुछ, और बॉक्स ये पलटी खा के गिर गया, तब अगर वो मोशन को आप स्टडी करते हैं, कैसे गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, कितना टाइम में गिरेगा, तब अगर वो स्टडी करेंगे आप, तब आप बॉक्स को एक सिंगल पार्टिकल जैसे कंसीडर नहीं कर पाएंगे, वहाँ टेक्निक्स काम नहीं करेगा। तब अगर आपको बॉक्स को एज ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ये सोचना पड़ेगा कि उसमें काफ़ी सारा पार्टिकल्स है, तो उसके लिए कुछ डिफरेंट टेक्निक्स हमको लगेगा, कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमारी लगेगी, एंड देन वी विल सी दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, मोशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ओके, राइट। तो मेरा तो हमारा हमारा फर्स्ट थिंग इज वन डायमेंशनल मोशन। एक सिंगल डायमेंशन में अगर एक लाइन बराबर अगर मोशन हो, उसको हमको स्टडी करना है। उसके बाद स्टडी करना है कि अगर एक प्लेन में हो मोशन, प्लेन में अगर मोशन हो, तब कैसा होना चाहिए वो प्लेन में मोशन। मतलब एक इंपॉर्टेंट उसका कैटेगरी आता है सर्कुलर मोशन। जैसे रस्सी में आप एक पत्थर को बांध के अगर घुमाते हैं सीधा ना, टाइट रस्सी में, तो जो मोशन जो कर रहा है पत्थर, दैट इज सर्कुलर मोशन। या प्रोजेक्टाइल, आप कुछ भी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं आप ना, थ्रो कर दिया, बॉल को आप किक कर दिए, फुटबॉल को आप किक करते हैं, क्रिकेट से आप बॉल को चला रहे हैं, जैवलिन थ्रो कर रहे हैं, खेल कूद में जो थ्रो करते हैं ना, थ्रोइंग एनीथिंग, पिस्तौल से आप बंदूक से गोली चला रहे हैं, तो वो जब उस ऑब्जेक्ट का मोशन क्या होगा, दैट इज ए प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज ए प्रोजेक्टाइल मोशन। बट दोनों ही मोशन एक प्लेन मोशन है, प्लेनर मोशन, मोशन इन ए प्लेन। तो वन डायमेंशन के बाद हम लोग स्टडी करेंगे मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, उसका बाद हम लोग करेंगे दी डायनेमिक्स पार्ट, कि मोशन क्यों ऐसा क्यों होता है, उसका फोर्स लॉ क्या होता है, कौन सा फोर्स के वजह से किस तरीका का मोशन हमें देखने को मिलेगा। सो दैट इज ए पार्ट ऑफ थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जहाँ हम लोग लॉज ऑफ मोशन हम लोग स्टडी करेंगे, लॉज ऑफ मोशन। उसका बाद आता है और एक सिमिलर जैसे चीज, वर्क एंड एनर्जी और वर्क पावर एंड एनर्जी। उसमें वेरियस कंजर्वेशन लॉज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, राइट, वहाँ नया नया कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे वहाँ पे। ठीक है, देन वी विल स्टडी, अभी एक पार्टिकल छोड़ के अभी हम लोग मल्टीपल पार्टिकल्स अगर हमारा पास है, एक ऑब्जेक्ट नहीं है, मल्टीपल पार्टिकल्स अगर रह गया, तब मोशन को हम लोग किस तरीका से डील करेंगे। यहाँ पे हम लोग और एक यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो हम लोग स्टडी करेंगे, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, हम लोग स्टडी करेंगे, बाद में आएंगे हम लोग। एंड वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट वी विल स्टडी है, स्पेसिफिक है वहाँ हमारा रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, ये हम लोग स्टडी करेंगे। रिजिड बॉडी किसको कहेंगे, दैट विल स्टडी ऑल्सो, तो रिजिड बॉडी हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, उसका बाद आएंगे हम लोग एक इंपॉर्टेंट फोर्स के बारे में स्टडी करना है तुमको, आपको, दैट इज ग्रेविटेशन, चैप्टर कॉल्ड ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन। ठीक है, इसको उसका बाद स्टडी करेंगे हम लोग, ग्रेविटेशन। उसका बाद आता है आप लोगों का कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडीज, जैसे आप लोग का सेकेंड
अगर एनसीईआरटी की बुक्स आप लोग फॉलो करेंगे तो काफ़ी अच्छा किताब है वो। उसका सेकेंड चैप्टर पे आता है अभी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड बोला जाता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स का प्रॉपर्टीज लोग स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर और सॉलिड बोल सकता है। इसमें हम लोग लिक्विड का स्टडी करेंगे, सॉलिड का स्टडी करेंगे, एंड देन लिक्विड का स्टडी करेंगे हम लोग। मेनली मैकेनिकल थिंग्स हम लोग स्टडी करेंगे। हाँ, लिक्विड फ्लो आप लोग देखते हैं ना, पाइप से पानी बह रहा है तो टैंक से पानी कैसे आप लोग का स्कूल के छत पे अगर टैंक रहता है, टैंक से कई जगह पे पानी भेजने आपको, तो कैसे करके उसका अरेंजमेंट हम लोग करेंगे। सो दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ लिक्विड मैकेनिक्स। वहाँ हम लोग ये सब स्टडी करेंगे। फिर से हम लोग स्टडी करेंगे गैस। गैस में आएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। गैस से हम लोग को काफ़ी सारा चीज़ हम लोग को पढ़ने को मिलेगा, ठीक, काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग स्टडी करेंगे वहाँ पे। उसके बाद आता है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन आता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मैकेनिक्स, वो मैकेनिक्स का ही पार्ट है, मगर हम लोग बाद में स्टडी करेंगे उसको। एंड देन आता है आपका साउंड, एक्वास्टिक्स और साउंड आता है आपका, ठीक है, वेव्स एंड साउंड्स। ओके, तो वो आप देरी का बात है, अभी अभी हम लोग उसको स्टडी नहीं करने वाले हैं। मगर फर्स्ट अभी जो है हमारा है इंपॉर्टेंट चीज़, वो है आपका मोशन इन वन डायमेंशन, जिसको आप लोग कुछ क्लास 9 में भी पढ़े हैं। मोशन इन ए प्लेन, दिस थिंग ऑल्सो यू हैव स्टडीड, कुछ हल्का सा चीज़ आप लोग पढ़े। ओके ओके, तो हम लोग का जो हम लोग पढ़ रहे थे ऑलरेडी, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो आगे का दिन हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, पिछले वाले दिन पे क्लॉक लेके डिस्कस कर रहे थे हम लोग ना। तो कुछ वहाँ पे समझने में कुछ दिक्कत हो रहा था आप लोगों को। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा था ना वहाँ पे। तो ओके, आप लोग को हम जस्ट वो सजेस्ट करने की जो किताब में जो है जितना है आप लोग उसको पढ़िए। बाद में फिर से हम लोग उस टॉपिक को लेके डिस्कस करेंगे, आलोचना करेंगे, ठीक है। ओके, तो नाउ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है आप लोगों का, दैट इज कॉल्ड प्रेसिशन एंड एक्यूरेसी। इंग्लिश में कहा जाता है प्रेसिशन एंड एक्यूरेसी, प्रेसिशन एंड एक्यूरेसी। आप लोग सुने होंगे, किताब में पढ़े भी होंगे इसको, बट लैब में अगर हम लोग कुछ, चूंकि ये चैप्टर हमारा मेजरमेंट लेके डील कर रहा है ना, कुछ चीज़ों का नापना, किस तरीके से नापा जाता है फिजिक्स में, साइंस में किस तरीका से कुछ सैंपल, कुछ एक्सपेरिमेंट का कुछ रिजल्ट्स को कैसे नापा जाता है। तो चूंकि हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, तो हमें प्रिसिशन और एक्यूरेसी मतलब तो टर्म आता है, उसको आप लोग को थोड़ा सा जान के रखना चाहिए। प्रिसिशन क्या होता है, तो बोथ दीज आर रिलेटेड टू मेजरमेंट, ये बोथ दीज आर रिलेटेड टू मेजरमेंट, बोथ दीज आर रिलेटेड टू मेजरमेंट। मेजरमेंट से संपर्क रखने वाला दो चीज है, प्रिसिशन एंड मेजरमेंट एंड एक्यूरेसी, ठीक है। क्या प्रिसिशन का मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे प्रिसिशन एंड व्हाट इज एक्यूरेसी, ठीक है। अभी सोचिए क्या करना है आपको, आपको एक मेजरमेंट करना है, किस चीज का मेजरमेंट करना है आपको। आपका पास एक, सपोज यू हैव दिस, सपोज यू हैव ए रॉड, ये आपका पास एक सपोज मेटल रॉड, ठीक है, मेटल रॉड है आपका पास, ये सपोज मेटल का रॉड है, मेटल रॉड। इसमें क्या करना है आपको, आपको बोला गया है कि लैब में किसका आपको, हाँ सोचिए आप लोग जस्ट सिंपल फॉर एग्जांपल, तो इसका आपको लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ दिस, व्हाट टू फाइंड, लेंथ कितना है, टू फाइंड लेंथ ऑफ दिस रॉड, ठीक है। ओके, टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस रॉड, ये आपका क्वेश्चन है, टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस रॉड। भी आप क्या किए, इसको हम काहे क्यों स्टडी कर रहे हैं इस एग्जाम्पल को, बिकॉज वी वांट टू लर्न दी डेफिनेशन ऑफ प्रेसिशन, मतलब क्या होता है, और एक्यूरेसी मतलब क्या हो रहा है।
ठीक है। अभी इसका लेंथ, सपोज ओरिजिनली इसका लेंथ है, सपोज कोई आपका पास कहीं से आपको डेटा मिला, तो लेंथ आपका आया लगभग, सोचिए, हाँ सोचिए इसका लेंथ आया 50, एक्चुअल लेंथ जो एक्चुअली आपका आना चाहिए था, एक्चुअल लेंथ जो आप लोग, हाँ, ये अच्छा से अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत बार कोई रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट किया तो उसको लगा इसका एक्चुअल लेंथ जो फाइनली आया उनको लगभग, सोचिए आप लोग 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, ठीक है, 60 सेंटीमीटर का एक आपका पास लेंथ है। ओरिजिनल लेंथ लगभग इसका ऐसा है, एक्चुअल लेंथ। अभी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपको नापने के लिए कहा गया है, तो आपका पास क्या है, यू हैव टू स्केल्स, आपके पास दो स्केल दिया गया है। आपका पास क्या दिया गया है, व्हाट आर द apparatus यू हैव, apparatus मतलब कौन कौन यंत्र आपका पास है, apparatus अवेलेबल, आपका लेबोरेटरी में कौन कौन सा यंत्र आपका पास है, तो आपका एक एक है 2 मीटर स्केल है, 2 मीटर स्केल्स, 2 मीटर स्केल्स, मीटर स्केल, ये मीटर स्केल, एक मीटर स्केल है। और एक सोचिए आप है आपका एक मेजरिंग टेप है, मेजरिंग टेप है, ठीक है, राइट। सो अभी क्या बोला जा रहा है कि हाँ, आपको इस लेंथ नापना है इसको, जिसका एक्चुअल लेंथ है लगभग 60 सेंटीमीटर के आसपास, 60 सेंटीमीटर के आसपास इसका एक्चुअल लेंथ है। तभी आप नाप रहे हैं और आपके पास दो एपरेटस अवेलेबल है आपका लेबोरेटरी में, दो यंत्र आपके पास अवेलेबल है। फर्स्ट वन इज ए मीटर स्केल, 1 मीटर का जो स्केल होता है ना, तो मीटर स्केल में आप लोग देखे होंगे कि सबसे छोटा जो डिवीजन आता है आपका, दैट इज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर आपका आया। ये मीटर स्केल से आप नापे हैं, तो नापने में आपको जो मिनिमम अमाउंट, मिनिमम डिस्टेंस दैट यू कैन मेजर, लीस्ट डिस्टेंस यू कैन मेजर इन मीटर स्केल इज, सबसे कम जो दूरी आप नाप पाएंगे, तो उसको मीटर स्केल में आप लोग अगर देखेंगे तो ये बन जाता है 1 सेंटीमीटर। सबसे छोटा जो डिजिट, छोटा जो साइज जो आप नाप पाएंगे, देखें छोटा 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 दाग दिया हुआ रहता है ना, वो लाइन्स खिंचा हुआ रहता है स्केल पे, तो उसमें कितना आता है आपका पास जो स्केल है आपका हाथ में ज्योमेट्री बॉक्स में जो है, उसका लगभग 1 मिलीमीटर, 1/10 ऑफ ए सेंटीमीटर है, 1/10 ऑफ ए सेंटीमीटर है, राइट, मतलब 1 मिलीमीटर है। मगर आपका मीटर स्केल में शायद वो नहीं भी हो सकता, आपका 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, ठीक, जो भी हो, इज लोएस्ट इज दिस वन, लोएस्ट इज दिस वन, लोएस्ट डिस्टेंस दैट कैन बी मेजर्ड इज 1 सेंटीमीटर, ठीक। अभी और ये आपका आया मीटर, मेजरिंग टेप भी आपको दिया गया जहां पे लोएस्ट डिवीजन मगर थोड़ा सा ज्यादा है, जैसे इसका है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर तक का दूरी वो नाप सकते हैं, और ये 1 सेंटीमीटर का नीचे का दूरी वो नाप नहीं पाएगा, ठीक ठाक रिजल्ट नहीं दे, ठीक है। तभी ये दोनों apparatus से आप इस रॉड का लेंथ नापना चाह रहे हैं, ठीक है। दो आदमी आया, या एक आदमी दो apparatus लेके एक के बाद एक apparatus लिया और उसने मेजर किया, तो फर्स्ट में जो आएगा, सपोज मेजरमेंट में मीटर स्केल से जब मेजर किया वो चीज, मीटर स्केल से जब नापा गया है, कितना मिला उसको, मीटर का स्पेलिंग हमने गलती कर दी यहाँ पे, मीटर का स्पेलिंग गलती हो गया, मीटर स्केल, राइट, ओके। सो कितना आया वो, मीटर स्केल से जब नापा उन्होंने, तो लगभग उसको आया, ये आया लगभग उसका 59 सेंटीमीटर, ठीक है, 59 सेंटीमीटर उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट में कुछ तो हेर फेर होना है ना, एग्जैक्ट डेटा तो नहीं आएगा नहीं, तो स्केल से नापा गया है, और जो 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 जिसने नापा है वो रिजल्ट, उन उसका क्या आया, 59 सेंटीमीटर आया रिजल्ट, एक्चुअली होना चाहिए था लगभग 60 सेंटीमीटर के आसपास। और जिन्होंने आपका फट दिस क्या मेजरिंग टेप से जिन्होंने नापा, मेजरिंग टेप से जिन्होंने नापा, ये एक मेजरिंग टेप है, टेप से जिन्होंने नापा, उन्होंने क्या मिला उनको, उनको मिला यहाँ पे गलती मेजरमेंट किया कुछ, राइट, मगर उनका रिजल्ट कुछ ऐसा आता है, राइट। कितना आया वो, लगभग आया आपका 62 सेंटीमीटर्स
मिली, ठीक है। बोला था ना, चूंकि उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट जो डिवीजन है दैट इज 1 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर का रेंज भी वो नाप पाता है। तो आया 62 सेंटीमीटर एंड 1 मिलीमीटर, ठीक है, ओके। तो अभी हाँ, मतलब इसका आया लगभग इक्वल्स टू 62.5 सेंटीमीटर, लगभग 62 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर मतलब 62.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है, ओके। अभी आपको इस दोनों इस जो एग्जाम्पल हम लोग दिए हैं उससे हम लोग को एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन का डेफिनेशन पता चलेगा। हम लोग कहेंगे अगर आपके पास मेजरमेंट्स कुछ इस तरीका का हो, कुछ इस तरीका का हो, देन व्हाट यू विल से, हम लोग कहेंगे कि दिस रिजल्ट, ये जो रिजल्ट आपका आया जो मीटर स्केल से नापा हुआ जो रिजल्ट है 59 सेंटीमीटर, तो दिस रिजल्ट, इसको हम लोग कहेंगे दिस इज मोर एक्यूरेट, दिस इज मोर एक्यूरेट, दिस रिजल्ट इज मोर एक्यूरेट, दिस रिजल्ट इज मोर एक्यूरेट, एक्यूरेट कंपेयर टू देन ये नीचे वाला जो रिजल्ट आया हमारा 62.5 सेंटीमीटर, उससे मगर 59 सेंटीमीटर जो आया आपका रिजल्ट दैट इज मोर एक्यूरेट, क्योंकि उसका ओरिजिनल जो वैल्यू था वो 60 सेंटीमीटर के आसपास था। तो जो एक्चुअल वैल्यू है उसका जो जितना करीब जा पाएगा, जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए आप ज़्यादा करीब जा पाएंगे, तो उस रिजल्ट को हम लोग कहेंगे द रिजल्ट इज मोर एक्यूरेट, ठीक है, राइट। मगर अगर प्रिसिशन के बारे में पूछा गया, प्रिसिशन के बारे में अगर पूछा गया, तो हम लोग कहेंगे कि दिस मेजरमेंट ये जो आपका 62.5 सेंटीमीटर 0.5 तक जा पाया ना, दिस मेजरमेंट इज मोर प्रिसाइज, और दिस डेटा इज मोर प्रिसाइज। ये जो डेटा हमको मिला 62.5 सेंटीमीटर, ये एक्यूरेट नहीं है, ओरिजिनली होना चाहिए था 60 सेंटीमीटर, मगर उससे थोड़ा ज्यादा फर्क है इसमें, जैसे 60 से 59 तक आया, लगभग बराबर का आसपास का आ गया, और ये थोड़ा ज्यादा हटके 2.5 ज्यादा हट गया। मगर इसका रिजल्ट जो है, इसका डेटा जो है वो थोड़ा प्रिसाइज डेटा है, ज्यादा प्रिसाइज डेटा है, ठीक है। तो प्रिसाइज का मतलब हुआ आपका कि आप कितना कितना कम डेटा को भी आप नाप पाते हैं, तो उसको हम लोग प्रिसाइज कहेंगे, डेटा प्रिसाइज, और भी प्रिसाइज डेटा मिला। मगर अगर डेटा, जो डेटा जितना एक्चुअल वैल्यू का क्लोज आएगा उसको हम लोग कहेंगे मोर एक्यूरेट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। कोई अगर बोलता है आपको लैब में कि हाँ डेटा बहुत अच्छा आया, मेरा एक्यूरेट डेटा आया, लगभग अच्छा आया डेटा, एक्यूरेसी का मतलब है आप एक्चुअल डेटा के करीब करीब है वो, बहुत करीब आपका रिजल्ट आया, ओरिजिनली जो होना चाहिए था उसका बहुत करीब आया आपका, ठीक है, राइट। एंड मेजरमेंट का मतलब आया, प्रिसीजन का मतलब आया कि कितना कम वैल्यू तक आप मेजर कर पाए हैं, गलती आया उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, एक्यूरेसी उसका कम है मगर उसका प्रिसीजन ज़्यादा है। तो प्रिसीजन एक्चुअली ये जो रहता है हमारा प्रिसीजन, दिस प्रिसीजन इज ए, आ गया, ये एक्चुअली डिपेंड करता है, जो प्रिसीजन हम बोल रहे हैं कि कोई कोई ऑब्जेक्ट कोई मेजरमेंट में कितना प्रिसीजन है, दैट डिपेंड्स ऑन वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स इज कौन यंत्र से आप नाप रहे हैं। अगर जो यंत्र आपका पास है उसका जो लोएस्ट जो मिनिमल डिस्टेंस दैट यू कैन मेजर फ्रॉम दैट इंस्ट्रूमेंट, सबसे जो कम का दूरी आप नाप पाएंगे उस यंत्र से, तो दैट उसको ऊपर डिपेंड करता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा यंत्र आप ले रहे हैं। जैसे आप मीटर स्केल आप लिए तो उसमें उसका प्रेसिजन 1 सेंटीमीटर से कम का दूरी वो नाप नहीं पाएगा, तो उससे अगर कम का कुछ हो तो वो नाप नहीं पाएगा, राइट। मगर वहीं पे आपका मेजरिंग टेप जो है हमारा पास, शायद वो नाप पाएंगे, मिलीमीटर का रेंज भी वो नाप पाएगा। अभी लैब में आप लोग देखेंगे आपका पास एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, इसको कहते हैं हम लोग वर्नियर कैलिपर्स, एपरेटस कॉल्ड वर्नियर कैलिपर्स। ये एक यंत्र आप लोग लैब में देखेंगे, स्मॉल डिस्टेंसेस अगर आपको नापना है, बहुत प्रिसिशन चाहिए आपको, तब वर्नियर कैलिपर्स का हम लोग यूज करते हैं। इसमें लगभग आप 0.05 मिलीमीटर तक का मान नाप सकते हैं। अब देखेंगे कई तरीका का होता है ये, तो ये 0.05 सेंटीमीटर तक का भी नाप सकते हैं। तो सपोज उससे आप लोग रिजल्ट निकाल लें, इसका उससे आप लोग ये रिजल्ट निकाले हैं,
तो इसमें देखेंगे कि प्रेसिशन और भी बढ़ जा रहा है। डेटा सही आया कि नहीं आया वो अलग बात है, मगर प्रेसिशन उसका मतलब और भी जो यहाँ पे आपका आएगा मिलीमीटर रेंज में आप नाप सकेंगे। लगभग आ सकता है इसका आपका 61 सेंटीमीटर्स एंड इसका आप लोग आएंगे 0.05 मिलीमीटर, मतलब 0.05 नहीं हो पाएगा, तो 0.5 मिलीमीटर तक नाप सकते हैं लगभग। तो डिपेंड कर रहा है आपका पास कौन क्या मशीन है, आपका लैब में कैसा कैसा वाला वर्नियर कैलिपर्स है। 0.5 मिलीमीटर सपोज, तो ये 0.5 मिलीमीटर आ गया, 0.5 मिलीमीटर आ गया, ठीक है। ओके, तो ये रह गया आपका। तो इसको आप लोग लिखेंगे 61.05 सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर्स 61.05 सेंटीमीटर। तो अगर और भी प्रिसाइज हम लोग मशीन इंस्ट्रूमेंट लेते हैं तो हमारा डेटा शायद और भी प्रिसाइज हो जाए। वो एक्यूरेट होगा कि नहीं पता, बट दैट विल बी मोर प्रिसाइज। तो ये डिफरेंस आ गया कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन का। सो एक्यूरेसी समराइज अगर किया जाए तो एक्यूरेसी मतलब होता है कि हाउ इज द डेटा, हाउ क्लोज द मेजरमेंट डेटा, हाउ क्लोज द मेजरमेंट वैल्यू, हाउ क्लोज द मेजरमेंट वैल्यू इज टू द एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल जो वैल्यू आपका पास आप जानते हैं कि वैसा आना चाहिए, उसका कितना करीब आपका रिजल्ट आया, एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। इसका 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 मतलब ये हम लोग किसको कहेंगे, एक्यूरेसी को कहेंगे। और प्रिसीजन का क्या हुआ, ठीक है, कितना स्मॉल आप कितना स्मॉल डिस्टेंसेस स्मॉल वैल्यूज आप नाप पाएंगे, ठीक। वो मे नॉट बी एक्यूरेट, इट मे नॉट बी एक्यूरेट, मगर जो नापने का जो कितना कम डिस्टेंस तक आप नाप पाएंगे। ओके, राइट, ये दोनों आया। ओके, तो इसमें जो चीज़ हमारा जानना चाहिए हमें कि क्यों हम लोग इसको स्टडी करते हैं, एक्यूरेसी प्रिसिशन क्यों स्टडी कर रहे हैं, इसमें हमारा लैब में इसका क्या प्रयोजन है, क्या इसका रोल है हमारा। देखिए, एक चीज़ हम लोग को जानना पड़ेगा आप लोगों को कि क्यों हम लोग लैब में इसको स्टडी करते हैं ऐसे करके, कितना प्रिसिशन हुआ, कितना एक्यूरेसी आया, ठीक है। तो जो भी एक्सपेरिमेंट आप लोग करते हैं ना, जो भी आप लोग मेजरमेंट्स ले रहे हैं लैब में, या जो भी एक्सपेरिमेंट आप लोग कर रहे हैं लैब में, आप लोग देखेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स आप लोग करेंगे। जैसे एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है आपको वर्नियर कैलिपर से, स्क्रू गेज से आप लोग स्क्रू गेज एक छोटे छोटे जो तार है ना, तार के डायमीटर्स निकाल सकते हैं। स्मॉल जो तार होता है ना, तो तार जो यूजुअली आप लोग स्केल से उसका डायमीटर नहीं नाप पाएंगे, मगर छोटा छोटा जो तार रहता है, इलेक्ट्रिक का वायर रहता है, तो उसमें अगर आपको उसका डायमीटर निकालना हो आपको, देन यू हैव टू यूज स्क्रू गॉज, ठीक है, स्क्रू गेज आप लोग यूज करेंगे, आप लोग देखेंगे। मगर जो इंपॉर्टेंट चीज है कि every measurement every measurement every measurement is accompanied by certain uncertainty, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो भी आप नाप रहे हैं ना, कोई भी सामान का कुछ चीज वॉल्यूम नाप रहे हैं, या कुछ लेंथ नाप रहे हैं, या टाइम नाप रहे हैं, आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप, ठीक है। तो उसमें जो रिजल्ट आएगा आपका, जो रिजल्ट आपका आता है, तो वो रिजल्ट, मगर जैसे आप अभी जो रॉड का जो नापे ना, जो रॉड का आप लेंथ नाप रहे हैं, एक मशीन से आप नाप रहे हैं, तो उसमें जो रिजल्ट आएगा, तो वो एक एग्जैक्टली एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है। उसमें कुछ अनसर्टेनिटी है, उसमें कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ कम भी हो सकते हैं। जैसे आप रिजल्ट लिए और आपका आया 59 सेंटीमीटर, ठीक है, 59 सेंटीमीटर आपका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, ये आप मेजर किए और कह दिए कि हाँ, आपका एक्चुअल वैल्यू शायद सपोज पता नहीं है आप, तो आप कह दिए कि इसका रिजल्ट आपका आता है 59 सेंटीमीटर। मगर ऐसा अगर आप रिपोर्ट करते हैं, इसमें दिक्कत किस बात की है कि ये रिजल्ट जो आया, इसमें कुछ अनसर्टेनिटी है, मतलब ये एक्चुअली रिजल्ट नहीं है, इससे कुछ हेर फेर हो सकता है, होने का चांसेस है। क्यों हो सकता है, कैसा होता है, इसका गारंटी क्या है कि हाँ, हमने जो मेजर किया वो ठीक नहीं है। इसका एक गारंटी है, हम लोग बोल सकते हैं इसको, कि अगर आप दोबारा फिर से नापते हैं, एक बार नापे हैं उसको 59 आया और आप कह रहे हैं कि यही ठीक रिजल्ट है,
तो आपको पूछा गया कि नेक्स्ट टाइम फिर से आप उसको उसी को चीज को नापिए। नेक्स्ट टाइम जब नापेंगे तो आपको लगभग आ सकता है कैसे 60 सेंटीमीटर आ गया रिजल्ट। अभी आप क्या कहेंगे कि कौन सा ठीक था कौन सा गलत है? ऐसा कि मगर होता है एक्सपेरिमेंट में, हाँ, इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो भी रिजल्ट आप लोग एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं आप लोग को, देयर इज सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन इट, उसमें कुछ आगे पीछे होने की संभावना है। उसीलिए इसी के कारण से हम लोग को देयर आर वेरियस रीजंस फॉर इट, क्यों ऐसा होता है उसका कारण से हम लोग थोड़ा बहुत देख सकते हैं आज कि व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस अनसर्टेनिटी, क्यों ऐसा होने का चांसेस रहता है कि थोड़ा बहुत डेटा में वो एक्यूरेट डेटा हम लोग को नहीं मिलता है। एक्यूरेट बोल के एक्चुअली कुछ होता नहीं है, इन दैट सेंस देयर इज नथिंग इन लैब मेजरमेंट, देयर इज नथिंग समथिंग एक्यूरेट। कुछ आएगा रिजल्ट, उसमें कुछ अनसर्टेनिटी मिलावटी आपको मिलेगा। लगभग आप बोल सकते हैं कि हाँ मेरा मेजरमेंट 59 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर का आसपास है, मगर एग्जैक्टली ही आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। और उसी की वजह से हम लोग को जब लैब में कुछ आप लोग देखेंगे, जब आप लोग स्टडी करेंगे या आप लोग बाहर कहीं भी जाएंगे तो लैब का जो रिजल्ट आता है ना, तो उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को लिखना पड़ता है कि जो रिजल्ट हमारा आया, सपोज लेंथ ऑफ दिस रॉड, आपको अगर रिपोर्ट करना पड़ा किसको, आप कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं, कहीं इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना, तो आपको जो सामान बना रहे हैं, आप कुछ लैब में बना रहे हैं, उसका नाप के आपको रिजल्ट देना है। तो जब रिपोर्ट करेंगे आप ना, रिपोर्ट करते वक्त हम डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखते हम लोग, जो वैल्यू हमको आया दैट वी शुड राइट, उसका साथ साथ हमें और भी लिखना है एक चीज, क्या है, क्या लिखना है, जो अनसर्टेनिटी आने का चांसेस है उसको भी हमको रिपोर्ट में लिखना है। तो द लेंथ विच आई मेजर्ड इज 59 सेंटीमीटर प्लस माइनस सपोज हमने लिख दिया यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ऐसा लिखते हैं हम, ठीक है। तो ऐसा करके हमको लैब का रिपोर्ट्स, लैब का डेटा हमको इस तरीके से देना पड़ता है। आपको चूंकि मिला है आपको 59 सेंटीमीटर ही, ठीक है, मगर उसमें आपको लगभग इस तरीका का एक एरर आने का चांसेस रह जाता है, ठीक है। ओके, तो ये आपका रह गया अनसर्टेनिटी के बारे में, ठीक है। जैसे हम जस्ट रफली लिख रहे हैं कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑलवेज। आप जब कभी रिजल्ट्स नाप रहे हैं कोई इंस्ट्रूमेंट से, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू नाप रहे हैं आप, तो आपको ये जरूर ख्याल रखना है कि अ, हम जो रिजल्ट हमको मिला, राइट, वो मगर एक्यूरेट नहीं है, उसमें कुछ अनसर्टेनिटी है। देर आर वेरियस रीजन्स फॉर इट, देर आर वेरियस रीजन्स फॉर इट, कुछ कुछ रीजन्स हम लोग का स्टडी करेंगे। उसीलिए जब हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं ना, तब हमको डायरेक्टली वो रिजल्ट के साथ साथ कुछ हद तक उसका अनसर्टेनिटी भी देना है। इस अनसर्टेनिटी से जो आपको देखेगा, जो आपका रिजल्ट्स को स्टडी करेगा ना, कोई किसी को आप रिजल्ट्स भेज रहे हैं कि हाँ इतना मेरा रिजल्ट है, आप इसको लेके कुछ रिसर्च कीजिए, कुछ नया कुछ आप पदार्थ तैयार करने सोचिए, राइट। तो वहाँ पे कुछ आपको रिपोर्ट आया, आपका दोस्त भी उसका साथ आपका साथ हेल्प कर रहा है कुछ काम में, तो दोस्त को आप बोलेंगे जब कि हाँ मेरा रिजल्ट इतना है प्लस इतना अनसर्टेनिटी है, तो दोस्त को पता चलेगा कि क्यों वो कह रहे हैं, इस अनसर्टेनिटी की वजह क्या है। हो सकता है कि जो मशीन से आप नाप रहे हैं उसमें जो लोएस्ट डिस्टेंस मेजर कर पा रहे थे वो है 1 सेंटीमीटर, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो दिस अमाउंट मस्ट बी ऑलवेज बी मेंशन्ड, जब भी आप लोग लैब में रिपोर्ट करेंगे, दिस अमाउंट इज ऑलवेज देयर, राइट। एरर्स आएंगे कुछ। अभी क्यों आता है एरर, एक तो है कि आप इसको वेरीफाई कर पाएंगे कि बार बार अगर रिपीटेड मेजरमेंट्स करते हैं ना, आप एक ही चीज का बार बार नाप रहे हैं, आप नाप रहे हैं, आपका दोस्त नाप रहे हैं, कोई ना कोई नापे जा रहे हैं इसको, तो देखेंगे कि हर हर वक्त आपको सेम डेटा नहीं आने वाला है। कोई 59 आया, कोई 60 आया, कोई किसका 58 आ रहा है, किसी का 61 आ रहा है, ठीक है, लगभग 60 का आसपास ही आ रहा है, मगर चेंजेस आ रहे हैं। तो किसका सही है ऐसा हम नहीं बोल पाते। ओके, इसकी वजह क्या, कारण क्या क्या हो सकते हैं इसका, किस क्यों कारण, जो भी कोई फिजिकल मेजरमेंट से आपका ये अनसर्टेनिटी या एरर क्यों आता है, ये थोड़ा बहुत चेंजेस क्यों आता है, अनसर्टेन मतलब उसमें उतना उतना हम नहीं बोल पाएंगे। एक हद तक हम सर्टेन है, 59 तक हम सर्टेन है, मगर उसका बाद कुछ आगे पीछे 1 सेंटीमीटर का होने का चांसेस है, तो दैट इज अनसर्टेन, दैट आई डू नॉट कन्फर्म, ठीक है। ओके, क्या क्या कारण हो सकते हैं इसमें, एक है कि हमारा कुछ सिस्टेमेटिक एरर्स कहेंगे हम, सिस्टेमेटिक एरर्स, सिस्टेमेटिक एरर्स। तो एरर्स को भी क्लासिफाई किया जाता है कि दो तरीका का गलती हो सकता है हमसे जिसके कारण से ये होता है, होता है एंड वन इज कॉल्ड रैंडम एरर्स, रैंडम एरर्स, रैंडम एरर्स। तो इस सिस्टेमेटिक एरर्स को हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं, कुछ हद तक मिनिमाइज कर पाते हैं, ये घटा नहीं, एकदम जीरो नहीं कर पाएंगे कि इसको नहीं एरर्स हम पूरा हटा दी। इस तरीका का जो एरर्स है उसको हम लोग कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं, कुछ अमाउंट हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। मगर ये जो एरर है इसका कोई हम लोग कुछ
और ये अचानक का होने वाला है, इस पे कुछ हम लोग चेंज करने से ये ठीक होगा ऐसा बात नहीं है, इसलिए इसका नाम रैंडम एरर दिया गया है। मगर सिस्टमेटिक एरर्स को हम लोग मिनिमाइज कर पाएंगे, इसको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, बट इसको हम लोग कुछ हद तक मिनिमाइज कर पाएंगे। तो सिस्टमेटिक एरर्स में क्या आता है, किस किस कारण से हम लोग सिस्टमेटिक एरर्स हम लोग को रिजल्ट्स में दिखने को मिलता है एक्सपेरिमेंट की सिस्टमेटिक एरर्स। इसमें क्या आता है आपका, इसमें आता है पहला वाला जो है इंस्ट्रूमेंट का एरर। जो इंस्ट्रूमेंट से आप नाप रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट से आप नाप रहे हैं ना, इंस्ट्रूमेंट एरर, ये क्या आया, ये आ सकता है सपोज जो कैलिब्रेशन किया हुआ है, जैसे आपका जो स्केल है उसमें जो दाग लगाया हुआ है ना, कोई 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 मशीन से तो किया हुआ है ना, वो तो फैक्ट्री में तैयार हुआ है, तो हो सकता है कि उसमें गलती है कुछ, तो उसमें तो आपका हाथ में कुछ नहीं, आप तो सीधा स्केल को फॉलो कर रहे हैं ना, स्केल में जितना आ रहा है उसी को आप डेटा में लिख रहे हैं। अगर वो कैलिब्रेशन ही ठीक ठाक नहीं है, इंस्ट्रूमेंट ही थोड़ा बहुत गलती है, जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आया है कुछ, तब वहां से जो एरर तैयार होता है, दैट इज ए पार्ट ऑफ सिस्टमेटिक एरर। और अगर इसको हम लोग समझ सकते हैं कि इसी का वजह से आ रहा है, इसको हम लोग रिजॉल्व कर पाए, हम लोग बेटा स्केल लेके मेजरमेंट करेंगे, तो हमको ये रिजॉल्व थोड़ा बहुत रिजॉल्व हो गया एरर। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट एरर ये एक रह गया, जैसे इंस्ट्रूमेंट का कुछ डिफेक्ट्स है, होता है कभी कभी, देखिए स्केल है आपका पास और स्केल का कोना टूटा हुआ रहता है, जहां से जीरो स्टार्ट होता है ना, एक कोना से टूट गया थोड़ा सा, तो अभी कौन से एग्जैक्टली जीरो पोजीशन है आपका, आपको पता नहीं चलता, तो आप एक अंदाजा लगा देते हैं, हाँ यहाँ से जरूर स्टार्ट हुआ मेरा। ऐसा होता है, आप देखें कि आप लोग के पास भी जो स्केल है प्लास्टिक का या लकड़ी का जो स्केल है ना आपका पास, लेकिन ये कोना थोड़ा सा टूट गया या थोड़ा सा हट गया, वो मिट मिट गया थोड़ा सा रीडिंग्स, तो आपको एग्जैक्टली कहाँ से जीरो स्टार्ट है, कहाँ से नापना है पता नहीं चलता, तो आप लोग अंदाजा लगा देते हैं, हाँ यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ऐसा एरर जब आएगा, ये इंस्ट्रूमेंट का डिफॉल्ट से आता है, तो फ्रॉम दैट, तो उसको हम लोग सिस्टमेटिक एरर्स के अंदर डालेंगे, क्योंकि उसको हम लोग रिजॉल्व कर पाएंगे, उसको हम लोग घटा पाएंगे, अच्छा इंस्ट्रूमेंट लेने से हम लोग का ये घट जाएगा ये चीज। ठीक है, एंड देन देर आर सम अदर एरर्स, जैसे हुआ कि कैलिब्रेशन का जो डिफेक्ट आया वो आया, ह्यूमन एरर्स भी आता है कभी। ह्यूमन एरर्स क्या चीज है, जैसे आप लोग जब रीडिंग देखते हैं ना, जब रीडिंग देख रहे हैं आप, तब रीडिंग देखने में लेबोरेटरी में देखिए आप लोग को सिखाया जाएगा किस तरीके से हम लोग को रीडिंग देखना चाहिए। कोई एक चीज आप लोग नाप रहे हैं, कोई चीज फॉलो कर रहे हैं आप, किस तरीका से एक्सपेरिमेंट में किस तरीका से आपको देखना चाहिए, किस तरीका से आपको समझना चाहिए डेटा को, तो उसमें किसी किसी का अपना पर्सनल चॉइसेस रह जाते हैं कि मेरा मन क्या, हम थोड़ा साइड घूम के ऐसे देख रहे हैं उसको, डेटा को कितना आ रहा है, या ऐसे घूम के देख रहे हैं हम, तो नहीं, वैसे प्रॉपर टेक्निक है। तो ह्यूमन बीइंग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप लोग लैब में जब एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो अपना अपना एक टेक्निक्स रहते हैं कि किस इंस्ट्रूमेंट को किस तरीका से हैंडल करना है, किस तरीका से आपको इसका रीडिंग को लेना है। आप अगर उल्टा सीधा करते हैं, आपका मन मर्जी कर रहे हैं आप, तो वो आपको गलत डेटा देगा। मशीन ठीक है, मगर आप थोड़ा सा जिस तरीका से जिस टेक्निक आप फॉलो कर रहे हैं मेजर करने के लिए, उसको वो गलत भी हो सकता है। फॉर दैट देयर विल बी सम एरर बिकॉज ऑफ ह्यूमन बायसेस, यू कैन से इट ह्यूमन बायसेस, ह्यूमन बायस जो कॉल्ड बायसेस। इसको आप कह सकते हैं कि एक आदमी का अपना अपना चॉइस होता है ना कभी कभार, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लैब का कुछ टेक्निक्स है तो उस तरीका से करना है आपको। तो दिस एरर कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड, अगर हम लोग ठीक ठाक टेक्निक से काम करते हैं तो हम लोग को हो जाना चाहिए ठीक ठाक, तो ये एरर भी हमारा मिट सकता है। थर्ड वन इज सेम प्रिंसिपल, कि कोई कोई एक्सपेरिमेंट जब करते हैं उसका एक बेसिक प्रिंसिपल रहता है कि किस तरीका से एक्सपेरिमेंट को हमको करना है, कुछ तरीका, इसका बाद इस स्टेप को जाएंगे, उसके बाद इस स्टेप को हम मेजर करेंगे, उसके बाद इस स्टेप को मेजर करेंगे, राइट। सो दीज आर द स्टेप्स वी फॉलो। पहला हमको ये ना, कुछ बड़ा कुछ एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं सपोज, तो आपको डेफिनेट स्टेप्स है कि किसका बाद आपको किसको नापना है। तो अगर आप सब सही है, आपका इंस्ट्रूमेंट सही है, आपका ये ह्यूमन बायसेस नहीं है कुछ, मगर आप कर रहे हैं कि आप स्टेप्स ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप उसको आगे कर दिए, उसके बाद इसको कर दिए, हालांकि वो रिजल्ट शायद दे देगा कुछ, राइट, मोटा मोटी ठीक ठाक रिजल्ट दे देगा, मगर उसमें एक एरर आने का चांसेस रह जाता है। तो टेक्निक जो फॉलो कर रहे हैं आप कुछ चीज को नापने के लिए, कुछ चीज को मेजर करने के लिए, लैब में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, दैट टेक्निक मस्ट बी करेक्ट, दैट स्टेप्स मस्ट बी करेक्ट। तो उसका कुछ होता है, राइट। तो उसमें भी अगर हम लोग मनमर्जी करते हैं, इम्प्रूव टेक्निक्स नहीं यूज करते हैं, कुछ पुराना कुछ टेक्निक, कुछ गलती टेक्निक यूज करते हैं हम लोग, तो वहां पे भी हम लोग का एरर आने का चांसेस है। मगर इसमें आपका लैब के इंस्ट्रूमेंट ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में कोई गलती नहीं है, एकदम अच्छा इंस्ट्रूमेंट आपको मिला है, पूरा परफेक्ट है, ठीक ठाक है। आपका पास जो जो आपको बोला गया कि किस तरीके से डेटा लेना है आपको, ह्यूमन बायसेस आपका कुछ नहीं है, एकदम लगभग सही है। कुछ हद तक तो हो ही सकता है, आदमी आदमी में फर्क होता है ना, जैसे आप देखेंगे वैसे अलग कोई नहीं भी देख सकता उस चीज़ को। मगर वो सब होने के बावजूद भी
आपका टेक्निक जो है, आपका स्टेप्स जो है, आप ठीक ठाक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीड्यूर को फॉलो नहीं कर रहे, तब आपका कुछ एरर आ सकता है, आएगा भी। तो दीज आर दिस कुछ प्रोसीड्यूर्स जो है उसको ठीक ठाक अगर नहीं लेते हैं, कुछ अच्छा प्रोसीड्यूर्स है और भी अच्छा से करने का, दैट यू आर नॉट फॉलोइंग सपोज, तो फॉर दैट वी विल एनकाउंटर एरर, उसमें भी एरर आने का चांसेस है। हमारी तीनों एरर का क्या विशेषता है कि इसको अगर हम लोग को पकड़ में आता है कि हाँ एरर इसी का वजह से हो रहा है, तब हम लोग इसको रिमूव कर पाएंगे, इसको हम लोग हटा सकते हैं कुछ हद तक, ठीक है। मगर रैंडम एरर्स क्या चीज है, अभी जो रैंडम एरर का बात आया, रैंडम एरर, रैंडम एरर, इसका एरर का कोई अपना कुछ, जैसे हुआ कि अचानक आपका एक्सपेरिमेंट चल रहा है, आपका ठीक ठाक चल रहा था, अचानक आपका क्या हुआ कि जैसे होता है कभी कभार कि टेम्परेचर जो लैब में आप लोग कर रहे हैं वहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करने स्टार्ट कर दिया, अचानक एक ठीक ठाक टेम्परेचर था, अचानक इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो अचानक इंक्रीज किया, फिर से कुछ देर बाद फिर से टेम्परेचर डाउन हो गया। तो इसका इसी का वजह से जैसे नेचुरल कुछ फेनोमेना आया, रैंडमली उसका हो रहा है, उसका कुछ एक मतलब ठीक से उसका, जैसे कभी गर्म हुआ कभी ठंडा हुआ, अचानक कुछ हो गया, वाइब्रेशन आ गया आपका, कहीं एक कुछ हुआ तो उसके लिए टेबल थोड़ा सा वाइब्रेट कर गया, उसके लिए जो एरर आ रहा है, जो मतलब इस एरर में आपका कुछ करने का नहीं, इसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, नेचुरल प्रोसेसेस या कुछ अलग कारण के लिए आपका ये ऐसे एरर है जिसको आप वो कंट्रोल में नहीं ले पाते, अचानक हो जाता है, तो सब एरर को हम लोग कहेंगे रैंडम एरर। तो आप देखेंगे कि अचानक आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बहुत शांत, सपोज आपको एक लाइट के एक्सपेरिमेंट करना है, राइट, टेबल में आप इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, आप कुछ देख रहे हैं गौर से, कंसंट्रेशन से आप देख रहे हैं, अचानक कोई दरवाजा को जोर से लगा दिया, तो उसके कारण एक वाइब्रेशन आ गया, राइट, तो वहाँ पे उसको आपको कंट्रोल का बाहर है वो, तो वहाँ से शायद आ सकते हैं कुछ एरर, ठीक है। फिर से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिक का कुछ मशीन्स वगैरह है, तो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आ सकता है, कहीं पावर में थोड़ा सा बढ़ गया घट गया, उसके कारण मशीन में कुछ डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं, तो ये सब चीज़ जो आपका कंट्रोल में नहीं है, दैट कंस्टिट्यूट्स रैंडम एरर, ठीक है, तो ये रहेगा, ये भी होता ही ऑलवेज, ठीक है, राइट। सो सो दीज आर दी रीजन, सिस्टमेटिक एरर हो सकता है और रैंडम एरर, दोनों को मिला के टोटल एरर हमारा इंस्ट्रूमेंट में रिजल्ट्स में आ जाएगा। कोई आप जब मेजरमेंट्स करेंगे, कोई फिजिकल क्वांटिटी का आप लेके काम कर रहे हैं लैब में, अगर नापना चाहेंगे कुछ चीज़ें, तो उसमें आपका सिस्टमेटिक एरर्स आ सकते हैं एंड रैंडम एरर्स दे कैन कम। ओवरऑल इनको मिला के मेरा जो टोटल एरर आता है, अनसर्टेनिटी आ जा रही है कि कुछ रिजल्ट कुछ हद तक हम कह सकते हैं दिस इज ट्रू, उसका बाद कुछ जो आता है जिसको हम लोग अनसर्टेन कहते हैं कि हाँ ये आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है, इतना अमाउंट ऑफ आगे पीछे हो सकता है, राइट। तो दैट इज द अनसर्टेनिटी इन दी मेजरमेंट। एंड ये एक लैब का एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जब लैब का रिजल्ट आप लोग जब दिखाएंगे किसी को, राइट, तब आपको ये अनसर्टेनिटी मेंशन करना पड़ता है कि कितना हो सकता है कि अनसर्टेन हो डेटा, ठीक है, क्योंकि इसको देख के बहुत सारा चीज़ें पता चलता है हमको कि क्यों अनसर्टेनिटी अराइज कर सकता है वहाँ पे, अगर उसका उसका मशीन के बारे में पता चलता है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से, कैसा इंस्ट्रूमेंट से वो स्टडी कर रहा है, उसको उसको चेंज किया जा सकता है कि नहीं, ठीक है। तो दीज आर दी थिंग्स, ओके, राइट। ये आया आपका सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, राइट, एक्यूरेसी प्रिसिजन, ये भी आया आपका। जस्ट टर्म्स आप लोग सुन के रखिए, बाद में आप लोग देखेंगे कहीं लैब में आप पढ़ेंगे तब यूज कर सकते हैं इसको आप लोग। कोई कहता ना कि मेरा रिजल्ट, मेरा डेटा बहुत एक्यूरेट डेटा आया, मतलब क्या, उसका जो एक्चुअल वैल्यू था उसका बहुत करीब आ रहा है, करीब आ रहा है। सपोज आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि सपोज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप लोग पढ़े हैं ना कि जिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका आपको एक एक्सपेरिमेंट से निकालना है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि आपको निकालना है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आता है, लगभग निकालो। तो ये आया आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो आप लोग जानते हैं कि लगभग कितना आना चाहिए, थ्योरेटिकली वैल्यू है ये, लगभग ये हमारा एक, हम लोग जैसे भी मानते हैं इस वैल्यू को हम लोग नाम मान के चलते हैं। अभी कोई रिजल्ट निकल रहा है और उसको आया सपोज उसका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो बंदा बहुत खुशी हो गया, बोल रहा है कि हाँ मेरा रिजल्ट काफ़ी एक्यूरेट है। अलग बंदा ने किया क्या, कुछ अलग टेक्निक्स, अलग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज करके, ये 2 नंबर जो बंदा है, व्हाट ही इज फाइंडिंग 9.65 मीटर पर सेकंड, उसका उन इंस्ट्रूमेंट से वो ये कह पा रहा है कि हाँ मेरा रिजल्ट इतना है। अभी नंबर 1 जो बंदा था वो कहेगा कि हाँ माई रिजल्ट इज मोर एक्यूरेट,
क्योंकि मैं 9.8 का काफी करीब आ चुका हूँ, रिजल्ट्स का काफी करीब आ चुका हूँ सर और कितना बचा है? और 5 मिनट्स 5 मिनट्स राइट। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे तब? तो रिजल्ट 1, ये 1 नंबर जो मेजरमेंट किया है दैट इज इट इज मोर एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट। क्यों हुआ एक्यूरेट? क्योंकि ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का काफी क्लोज आ गया वैल्यू, ठीक ठाक मेजरमेंट हुआ। मगर दिस वन, ये जो अपना टेक्निक से मेजर किया है, अपना कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके मेजर किया हुआ है, सो इट इज मोर, दिस रिजल्ट इज मोर प्रिसाइज, इट इज मोर प्रिसाइज बट लेस एक्यूरेट, ठीक है, लेस एक्यूरेट। ये रिजल्ट जो आया ये बहुत तीक्ष्ण हुआ, बहुत प्रिसाइज हुआ कि हाँ 6, 5 उसके बाद 4 तक गया, डेसिमल के बाद 3 संख्या जा रहे हो, कि इतना हद तक हम नाप सकते, इतना छोटा को भी हम नाप सक रहे, वो प्रिसाइज हो गया। मगर इसका डेटा जो आया वो 9.8 से थोड़ा हटके, ज़्यादा हटके कंपेयर टू दिस, तो ये लेस एक्यूरेट आया। So these terms you have to understand, just to you do not need to remember, इसको याद रखने का कुछ नहीं, कुछ एक्चुअली इसको आप लोग पता चलेगा जब आप लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे। अभी लैब तक क्लासेस शायद आप लोगों का होगा, तब आप लोग देखेंगे कि ऐसा कुछ टर्म्स आ सकते हैं। बट आप जान के रखिए कि क्या होता है मेरा। और इम्पोर्टेंट चीज़ जो माथा में, जो हम लोग को ख्याल में रखना है कि जब भी आप लोग कुछ नापते हैं ना लैब में, जब टेक्निकली अभी जो नापेंगे कुछ चीज़, उसमें मगर एरर्स का एक बड़ा भूमिका है। हर रिजल्ट में आपका एक अनसर्टिनिटी रहता है, जो भी आप नाप रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं आप, उसमें एक अनसर्टिनिटी रहेगा, और उस अनसर्टिनिटी को आपको रिजल्ट का साथ लिखना पड़ेगा कि हाँ मेरा रिजल्ट इतना आया, मगर इसमें इतना आगे पीछे होने का, हेर फेर होने का चांसेस है, उसको आपको मेंशन करना है। देन ओनली इज द प्रॉपर वे टू रिप्रेजेंट ए वैल्यू, ठीक है, वही एक प्रॉपर वे रहेगा, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखिए आप लोग अगर एक सपोज आपको ये कुछ चीज़ का, जैसे होता है ना कि आप कुछ चीज़ क्या नापना चाह रहे हैं, डेंसिटी नापना चाह रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट है, कुछ मटेरियल मतलब कुछ आपके पास लिक्विड है शायद, इसका शायद लिक्विड है, इसमें मरकरी है सपोज, Hg मरकरी देखिए ना आप लोग, एक सिल्वर कलर का रहता है मरकरी, ठीक, मरकरी है Hg, इसका केमिकल फॉर्मूला आगे Hg, मरकरी है। तो मरकरी का आपको डेंसिटी निकालने बोला, ये एक सपोज लैब में एक्सपेरिमेंट रह गया कि मरकरी काफ़ी खतरनाक चीज़, आप लोग को हाथ नहीं देना चाहिए सीधा, पॉइजनस है, तो संभाल के रहिए, हम जस्ट बोल रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। तो सपोज यू हैव टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड, ठीक है। तो इसमें आपका क्या क्या आएगा? डेंसिटी मतलब होता है कि मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो अभी क्या आया आपका, मास को मेजर करने के लिए आपका कुछ मास नापने के लिए कुछ बैलेंस वगैरह है, स्प्रिंग बैलेंस होता है, या वेइंग मशीन कुछ है, वजन नापने वाला कुछ सामान आपका पास है। और वॉल्यूम नापने के लिए आपको बेसिकली वो वर्नियर कैलिपर्स यूज करना पड़ेगा। लेंथ नापने के लिए कुछ चीज़ होता है ना, जो उसको उसी से आपको वॉल्यूम को भी नापने का मिल जाएगा साधन। तो अभी इसमें भी कुछ अनसर्टेनिटी रहेगा, मास को नापने में, वॉल्यूम को नापने में भी कुछ अनसर्टेनिटी आपका पास रहेगा। तो अभी अगर दोनों, मास को भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको नापने में कुछ आपका अनसर्टेनिटी आया, एरर्स आएगा, इसमें कुछ आएगा। अभी दोनों को मिला के मगर आपका डेंसिटी होता है, तो दोनों में अनसर्टेनिटी है, डेंसिटी में भी एक अनसर्टेनिटी रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास अगर हम लोग को ठीक लगे ये पढ़ाई, तो हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि जब छोटा छोटा चीज में अनसर्टेनिटी आ गया फिजिकल क्वांटिटीज पे, तो सारा फिजिकल क्वांटिटीज को लेके अगर आप दूसरा फिजिकल क्वांटिटी तैयार करते हैं, जैसे मास लिया, वॉल्यूम लिया, इससे आपको डेंसिटी मिला, दोनों में अगर अनसर्टेनिटी है, मास में कुछ एरर्स है, वॉल्यूम में कुछ एरर्स है मेजरमेंट में, तो किस तरीका से डेंसिटी में वो इफेक्ट डालता है, किस तरीके से उसका प्रभाव डेंसिटी में भी आता है हमारा, ठीक है। दैट विल स्टडी, दैट इज कॉल्ड द प्रोपागेशन ऑफ एरर। वो हमको स्टडी करना चाहिए ना ठीक ठाक से, तभी हमको पता चलेगा। डेंसिटी में जब एरर हम लोग लिखते हैं ना, डेंसिटी में मेरा इतना अनसर्टेनिटी है, सपोज मरकरी का कुछ डेंसिटी आया प्लस माइनस, आप लिखते हैं कि इतना मेरा अनसर्टेन हो सकता है डेंसिटी, तो उसका वजह क्या हो सकते हैं? वजह हो सकती है कि वो मास का कुछ अनसर्टेनिटी के कारण आया, वॉल्यूम के अनसर्टेनिटी के कारण आया, तो किस तरीका से मास और वॉल्यूम में अनसर्टेनिटी डेंसिटी में भी अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे हैं, दैट यू हैव टू नो, ओके। ठीक है, नेक्स्ट दिन हम लोग देखेंगे क्या किया जा सकता है। ठीक है सर। ओके, सभी टायर्ड हो गए क्या? भूख लग गया? बस यार।
आप लोग ओलंपिक्स देख रहे हैं क्या? फॉलो करते हैं ओलंपिक गेम हो रहे, पता है आप लोगों को? पता है, एक एक बड़ा सा गेम चल रहा है, ओलंपिक्स गेम, पता है ना? सुने आप लोग? 6 बजे के बाद सर। 6 बजे के बाद क्या है? एक आदमी